जैसे हमारे देश में बहुत से मुस्लिम लोग अच्छे हुए हैं, हुँ। तो आप यही जानें कि अगर ये अच्छे थे तो ये हम क्यों नहीं हो सकते? हाँ, क्या ये भी क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता हो ये उनसे अलग हो। तो मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि किस तरह से एक मुस्लिम जब समाज में उतरता है, ख़ासकर भारतीय समाज में, तो उसके प्रति लोग तमाम तरीके के पूर्वाग्रह बना के रखते हैं। इस टाइम जो चल रहा है विचारों की लड़ाई इस टाइम बहुत ज़्यादा है। हुँ। कोई कहता है कि तुम देशभक्त नहीं हो, कोई कहेगा तुम भारत माता की जय नहीं बोल रहे हो, कोई कहेगा नहीं मैं बोलता हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत होंगी। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं बीजेजेएम न्यूज़। भारत एक ऐसा मुल्क है, जहाँ पर 2 विषयों पे बहुत ज़्यादा बात होती है। पहला कर्म और दूसरा भाग्य। और ख़ासकर उस समय जब कोई व्यक्ति कोई उपलब्धि हासिल करता है। तो कर्म और भाग्य के बीच में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन प्रधान है, इन सब को आज उसी व्यक्ति से जानेंगे जिसने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल की है। मैं आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रवेश परीक्षा में टॉप करने वाले एक होनहार छात्र आमिर जी के साथ में हैं। आमिर जी से ही जानेंगे कि इनकी सफलता और इन्होंने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में टॉप पोजीशन हासिल की, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या संदेश ये अपने साथियों को और अपने आने वाले अनुजों को देना चाहेंगे। आमिर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत यहीं से करते हैं कि कोरोना जैसी स्थिति में लॉकडाउन था, हर जगह पर किताबें नहीं मिल रही थी, लोग आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन सभी के बीच आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी की और ना सिर्फ अच्छे मार्क्स हासिल किए, अपितु आपने विभाग में टॉप भी किया। इसके पीछे की आपकी क्या तैयारी रही, क्या स्ट्रेटजी रही, आप उसको बताएँ? देखिए सिद्धार्थ जी, जब मैं ग्रेजुएशन में था फर्स्ट ईयर से ही, हुँ। तभी से मैंने 2 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कमांड की। मेरे 3 सब्जेक्ट थे, प्राचीन इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं ये एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को शुरू से ही पढ़ रहा हूँ। मैंने बुक्स फर्स्ट ईयर में भी जो टीचर्स ने मुझे रिकमेंड की थी, मैंने उनको पढ़ा और यही 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड लेके चल रहा था। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो जो कोविड आ गया, फिर मैं पॉलिटिकल साइंस मतलब पढ़ नहीं पाया। तो एंशिएंट में मेरी बहुत अच्छी कमांड तभी से शुरू से ही रही है। और जो भी फर्स्ट ईयर में जो टीचर ने बुक्स बताई, सेकेंड ईयर में जो बताई, इवन थर्ड ईयर में भी, तो मैं वही पढ़ता रहा और रिजल्ट मतलब आया था। इसके अतिरिक्त मार्केट से कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह कुछ आपने सहायता ली? नहीं, 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 मार्केट से मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी, वही वो सफिशिएंट थी, जैसे फर्स्ट ईयर में अच्छा, थी। एक विषय रहता है खासकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिदृश्य में कि आमतौर पे छात्र जो रहते हैं वो अपने प्रोफेसर्स के टच पे नहीं रहते हैं। कई बार उनकी शिकायत रहती है कि प्रोफेसर खुद उनके टच पे नहीं रहना चाहते। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ऐसा कुछ लगा कि प्रोफेसर हमारे टच पे रहना नहीं चाहते हैं? आप कैसे लगातार प्रोफेसर्स के टच पे बने रहे? क्या नाम, जब हम क्लास करते हैं, हुँ। जब हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से पूछेंगे, तो हम टीचर की नज़रों में आ जाते हैं। हुँ। और टीचर की नज़रों में जब हम आ जाते हैं तो हमारा मतलब हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फिर भले ही टीचर क्लास में आए ना आए, हम उनसे फ़ोन से उनके डिपार्टमेंट में जहाँ वो भी बैठते हैं वहाँ पे हम जा कर के उनसे मिल सकते हैं और उनसे अपने सब्जेक्ट के बारे में जो भी मतलब बात है वो पूछ सकते हैं। और ऐसे हम उनसे जुड़े रहेंगे। कहते हैं कि जो सीनियर्स रहते हैं हमारे वो भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं। मैं इससे पहले भी कुछ ऐसे बच्चों से मिला जिन्होंने बताया कि सीनियर्स ने हमारा हर कदम पे मार्गदर्शन किया, सहयोग किया हर तरीके से। तो आपकी सफलता के पीछे सीनियर्स का क्या योगदान रहा? यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक सबसे अच्छी बात यही है कि जो सीनियर्स जो होते हैं वो मतलब जो जूनियर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हर मामले में। हुँ। चाहे पढ़ाई हो, चाहे कहाँ रहना है, कहाँ क्या करना है, वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं। तो सीनियर्स ने भी मुझे बताया। और देखिए मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं बात सबकी सुनता हूँ। हुँ। अगर मुझे उनकी बात अगर अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। तो सीनियर्स ने भी काफ़ी बातें बताई, मुझे बुक भी बताई थी। कभी-कभी क्या होता था, जो टीचर बुक बता रहे हैं वही वो बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था ये बुक अच्छी होगी, ये भी बता रहे हैं। हाँ, तो मैंने और जैसे यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में वो समझाते हैं, कैसे रहना है, कैसे जाना है, तो मैं वो भी मतलब फ़ॉलो किया और काफ़ी है।
जो बच्चे आने वाले सत्र में प्रवेश परीक्षा देना चाह रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें अपनी? सबसे पहले तो मैं उन्हें बताऊंगा जो भी उनका सिलेबस है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का, उसको वो लोग पढ़ें अच्छे से। और अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे हमारी बुक रही थी बीडी महाजन की, एस के पांडे सर की और राम शरण शर्मा जी की, केसी एक राइटर थे, उनकी भी बुक मैंने पढ़ी थी। तो यही सब बुक सफिशिएंट है एंट्रेंस के लिए। और अच्छा, आपके पास राजनीति शास्त्र भी था, हाँ। तो कई बार मन में ये भी सवाल उठता है ना कि आपने उस विषय को ड्रॉप करके इतिहास को ही आपने प्राथमिकता क्यों दी? उसके पीछे आपकी अभिरुचि रही या आगे का कोई विशेष प्रयोजन, क्या चीज़ है वो? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं शुरू से इन 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ा था। लेकिन जब मैं सेकेंडरी में था तो कोविड आ गया था, फिर मैं पॉलिटी उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाया। और जैसा कि मतलब होता है कि आप जो भी पढ़ेंगे उसमें आपका इंटरेस्ट आता रहेगा। तो मैं ये एंशिएंट पढ़ता रहा तो मेरा इसमें इंटरेस्ट आ गया। और दूसरी चीज़, इसमें एंशिएंट में एक आर्ट होता है, आर्किटेक्चर होता है, तो इसमें मेरा ख़ास इंटरेस्ट है। जैसे हमारे जो पुराने राजा लोग थे, उनका मतलब महल कैसे होते थे, उसमें उनकी कला क्या थी, ये सब जानने में मेरा इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं जब ये आगे पढ़ूँगा, इससे मास्टर्स करूँगा, तो मुझे बहुत जानने को मिलेगा इस बारे में और मैं कुछ आगे करके चल के कुछ इस पे लिख या कर भी सकता हूँ। चलिए, ये तो आपके सफलता की बात थी कि आपने कैसे प्राचीन इतिहास विभाग में टॉप किया। अब थोड़ा-सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस स्थिति से निकल कर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर आए, और बड़ा सवाल कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही क्यों आए? क्योंकि आपने, जैसा कि मुझे जानकारी है, आप कन्नौज से हैं, और कन्नौज से यहाँ तक कि अपने आप में एक दूरी भी है और रास्ते में और भी संस्थान हैं। तो उन सबको क्रॉस करते हुए आप प्रयाग की भूमि पर आए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश लिया, हाँ। और अभी तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही बने हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुनने का जो कारण है, वो क्या है? अच्छा, देखिए सिद्धार्थ जी, मैं जब 12th किया तो मैं 12th में उतना जागरूक था नहीं। तो फिर कोई नहीं होता है। हाँ, एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट भी आया। और एक्चुअली जो फॉर्म जो पड़ते हैं ना, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, तो मैं कहीं पे भी फॉर्म नहीं अपना डाल पाया था। तो मुझे पता चला कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फॉर्म पड़ रहे हैं, तो मैंने डाला, फिर मेरा एंट्रेंस में पास हो गया और मैं यहाँ पे एडमिशन ले मतलब लिया। एक तरीके से एक्सीडेंटल एडमिशन। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल एक्सीडेंटल था। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे फिर ठीक लगा, फिर मैं आ रहा अब क्या लगता है आपको, एक्सीडेंटल एडमिशन हुआ आपका, आप एक्सीडेंट के तौर पे आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद आने के बाद कई बार मैंने, तमाम बच्चे हैं उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पे कि मैं बहुत कुछ सोच करके आया था, यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ आकर के मैंने गलत कर दिया, वगैरह वगैरह तमाम तरीके की बातें उनकी निकल करके आती रहती हैं। हाँ। तो आप क्या सोचते हैं, आपका एक्सीडेंटल एडमिशन हुआ और बाई लक आप यहाँ तक आए, तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं? कभी अफ़सोस हुआ अपने फ़ैसले पर या गर्व होता है? अफ़सोस या गर्व? नहीं, मुझे अफ़सोस तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे कहीं भी जाएँगे हम, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी हम भी बाहर भी जाएँगे, फ़ॉरेन में भी, तो हम जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, जैसे हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो हर जगह लेके जाएँगे। तो वही हम इलाहाबाद लेकर के आए हैं। अगर हम उन पर काम करते रहेंगे, तो हमें अफ़सोस बिल्कुल नहीं होगा और हम यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके ही जाएँगे। इलाहाबाद इतना वैसे पढ़ाई-वढ़ाई माहौल है यहाँ पे। हम अच्छे से जो भी हम पाना चाहते हैं वो लक्ष्य अपना पा सकते हैं यहाँ पे रह के। तो मेरा सवाल था कि किन स्थितियों से निकल करके आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि मध्यम वर्गीय छात्र यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जब वो यहाँ आते हैं तो उनके सामने तमाम तरीके की समस्याएं खड़ी होती हैं, खासकर आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर के। तो उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आप कैसे बैकग्राउंड से निकल करके यहाँ पर आए? देखिए, आर्थिक समस्या मुझे कुछ ज़्यादा हुई नहीं है आने पे, ना अभी भी होती है, बिकॉज़ माय फादर इज़ टीचर। हाँ, तो आर्थिक दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई है मुझे। चलिए ठीक है, आपको आर्थिक दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक और सवाल उठता है ना कि यहाँ पे आने के बाद बच्चे दूर-दूर, चूँकि आप भी कन्नौज से काफ़ी दूरी तय करके यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या होती है रहने की। आमतौर पे लोग सब कहते भी हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि कमरा खाली है या नहीं खाली है। तो आप आने के बाद कहाँ रुके?
आपके सामने ये समस्या आई रहने की नहीं कि मैंने कई बार देखा है कि कैंपस में ही बच्चे सोते मिल गए रात को। एडमिशन के लिए आए, रहने की कोई जगह नहीं थी, कभी स्टेशन पे सो गए, कभी कैंपस में सो गए मच्छरों के बीच में। तो आपके सामने ऐसी कोई समस्या आई या नहीं आई? कैसे निपटे आप? नहीं, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि एडमिशन लूँगा तो जैसे कि यहाँ इलाहाबाद में कमरे की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो शुरू में तो लग रहा था मुझे कि ऐसे मैं कैसे कमरा ढूँढूँगा, 2-3 दिन लग जाएगा। और जब जहाँ पे मैं एडमिशन ले रहा था वहाँ पे भी मैंने लोगों से पूछा कमरा कहाँ, उन लोगों ने बताया कि आप सलोरी चले जाइए, बघाड़ा चले जाइए, अल्लाहपुर चले जाइए, मिल जाएगा रूम। लेकिन एक्चुअली मेरा यहाँ पे एक दोस्त बन गया था एडमिशन के ही टाइम पे, तो वो यहीं का है, प्रतापगढ़ का ही। तो फिर मैं आया और उसी के पास रुका था करीब 8-10 दिन। फिर हॉस्टल मिल गया था मुझको, मैं हॉस्टल हॉस्टल चला कौन सा चुना आपने? मुस्लिम बोर्डिंग हाउस। मुस्लिम बोर्डिंग हाउस। आमिर, जब मुस्लिम बोर्डिंग हाउस की बात आती है तो लोगों के मन में तमाम तरीके के पूर्वाग्रह उठते हैं, और कई बार लोग ये भी सोच लेते हैं कि एमबी हाउस इसलिए क्योंकि मुस्लिम है, और एमबी हाउस मतलब मुस्लिम ही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। ऐसे लोगों के मन में विचार आते हैं, और आमतौर पे लगभग लोग ऐसे ही धारणा बना के रखते भी हैं। आप आपने एमबी हाउस को क्यों चुना? इसलिए कि आप मुस्लिम हैं, या कुछ और विशेषताएं थी वहाँ पर जिनको देख करके आपने उनको चुना? देखिए, मैंने मुस्लिम देख कर के नहीं चुना है। वो मुझे पहले मिला था और मुझे दूसरा हॉस्टल भी मिला था पीसीबी। पीसीबी मुझे लगभग 2 महीने बाद नवंबर में मिला था। वो मुझे अगस्त अगस्त के लास्ट में ही मिल गया था। तो जब मैं वहाँ शुरू में ही सेटल हो गया तो 2 महीने में वहाँ टिक गया, और फिर मैंने सोचा चलो बदलने में कोई ना वो नहीं है। और रही बात पूर्वाग्रह की, तो मैं बता दूँ क्या नाम, सब मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, कुछ लोग कलाम भी होते हैं। हाँ। तो लेकिन जो लोगों के मन में ये रहता है ना कि वहाँ पे मुस्लिम के अतिरिक्त कोई रह नहीं सकता, इस सवाल का क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि आप 3 वर्ष रहे हैं वहाँ पर, हाँ। आपको अच्छे से पता है उस माहौल के बारे में। हाँ। तो वो अनुभव आप बताइए कि जो ये लोगों का सवाल है, एक स्टेटमेंट रहता है कि वहाँ मुस्लिम के अलावा कोई रह नहीं सकता, वहाँ का माहौल वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वगैरह-वगैरह तमाम चीज़ें रहती हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो बात है, वहाँ इस चीज़ की है व्यवस्था कि मुस्लिम नहीं रह सकते हैं, मतलब नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते हैं। क्योंकि वहाँ के जो संस्थापक हैं सर जंग बहादुर शाह, तो वो ही मतलब उस ज़मीन अमीन उन्हीं वही मतलब स्थापित करके गए थे। और मतलब उन्होंने ही कहा था कि यहाँ पे मुस्लिम ही रहेंगे सिर्फ, और नॉन मुस्लिम नहीं रहेंगे। ये तो एक वैधानिक प्रक्रिया है कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते। हाँ। लेकिन व्यावहारिक तौर पे अगर देखा जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और समय के साथ भारत का संविधान बदल रहा है, तो वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई रहना चाहे और इस समय का वहाँ का जो प्रशासन है वो अलाउ भी कर दे रहने के लिए, तो लोगों का सवाल जो बेसिकली रहता है वो अपने आप को उस माहौल से एडजस्ट करने पर रहता है कि हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या वहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस पे आपका क्या जवाब है कि अगर लोग रहना चाहें और वहाँ का प्रशासन अलाउ भी कर दे, हाँ। तब क्या स्थिति होगी? लोग रह पाएँगे या नहीं रह पाएँगे? आपने क्या अनुभव किया उस माहौल में? मुझे लगता है शायद नहीं रह पाएँगे। ऐसा क्यों? नहीं रह पाएँगे, मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि थोड़ा कल्चर का। कल्चर का, और इस टाइम जो चल रहा है विचारों की लड़ाई इस टाइम बहुत ज़्यादा है। कोई कहता है कि तुम देशभक्त नहीं हो, कोई कहेगा तुम भारत माता की जय नहीं बोल रहे हो, कोई कहेगा नहीं मैं बोलता हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत होंगी, उनों में मतलब लड़ाई हो सकती है और उसको दिक्कत होगी रहने में। इसलिए नहीं रह पाएँगे। चलिए ठीक है। अच्छा, आप चूँकि हॉस्टल में रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है जूनियर भी रहे होंगे, सीनियर्स भी रहे होंगे। कहते हैं कि जो लोग हॉस्टल पे, अब मैं थोड़ा मुस्लिम हॉस्टल से निकल कर के हॉस्टल पे आता हूँ। हॉस्टल पे रहना तो सीनियर्स तमाम तरीके के इंट्रो और प्रतिदिन कैसे आपको उठना है, कैसे बाहर जाना है, सीनियर मिले तो कैसा बिहेव करना है, ऐसी तमाम चीज़ें बाहर निकल कर के आती हैं। तो ये आप जब गए तो आपने क्या फेस किया? बाहर से वहाँ पे क्या अंतर था? हॉस्टल की लाइफ़ में और डेलीगेसी की लाइफ़ में आपने अंतर क्या देखा? देखिए, हॉस्टल और डेलीगेसी की लाइफ में यही होता है, हॉस्टल में सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जो सीनियर जो होते हैं, मतलब जो नए लोग आते हैं उनको बताते हैं कैसे रहना है, कैसे मतलब यहाँ का कल्चर क्या है। और मुझे लगता है ये ठीक भी है बताना, क्योंकि इससे हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ेंगे। अगर मान लो सीनियर हमें बताते नहीं हैं, या वो हमसे
बात नहीं करेंगे तो हम उनसे फिर कैसे जुड़ेंगे। और डेलीगेसी में तो ये होता है अपना चाहे जैसे रहो चाहे जैसे आओ, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक अधिकार होता है अलग से ही, हम तुमसे नहीं बात करेंगे तो कोई नहीं। लेकिन हॉस्टल में ये ज़रूरी होता है हर किसी से बात करना। और जब बात करेंगे हम या किसी के सामने जब जाएंगे तो उसका भी एक मैनर होता है। सीनियर होता है तो हम अलग तरीके से पेश आएंगे, जूनियर होगा तो अलग तरीके से, और ये ज़रूरी भी है। क्या कुछ मैनर्स आप बताना चाहेंगे कि वहाँ पे लोग कैसे जूनियर्स के सामने कैसे, सीनियर्स के सामने अच्छा कैसे हाँ, प्रेजेंट ठीक है। होते हैं? जैसे सीनियर जो होते हैं सबसे पहले हम उनको अभिवादन करते हैं, जैसे जो भी है प्रणाम है, सलाम है, जो भी करते हैं। फिर उनसे बड़े तहजीब के साथ आराम से, मतलब स्लो आवाज़ में उनसे बात करेंगे, जो भी हमारी दिक्कत है या जो भी मतलब चीज़ हमारे अंदर है हम उनको बताएंगे। सर खुशी है, खुशी बताएंगे। फिर सर भी शामिल होंगे और मतलब हमारी बात में, और फिर सर सबको बताएंगे। कोई बड़ी बात है तो मीटिंग बुलाई जाती है, मतलब सीनियर लोग मीटिंग बुलाते हैं और वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं और बातचीत करते हैं। और ये तो सीनियर लोग करते हैं। और जूनियर जो होते हैं वो मतलब कि आते हैं और सर लोग जो सीनियर होते हैं उनको बताते हैं मतलब कैसे रहना है कैसे नहीं। और वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन में उनको रखने की कोशिश की जाती है पहली साल। कभी इस डिसिप्लिन, आमतौर पे लोग डिसिप्लिन से डरते हैं बहुत ज़्यादा। उनको बुरा लगता है कि कोई हमारे ऊपर अंकुश रख रहा है, कोई हम पे नियंत्रण है। लोग आज़ादी चाहते हैं, अनियंत्रित आज़ादी चाहते हैं। आपको कभी उस डिसिप्लिन से कोई शिकायत हुई या आपको आपने अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लिया? कैसा रहा? कभी कभी मुझे शुरू में दिक्कत हुई थी, कभी कभी लोग कहते थे नहीं ऐसे नहीं, मतलब ऐसे रहना है। तो हम फिर मुझे लगता था कि हाँ चलो, मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की और मैं फिर उसमें एडजस्ट हो गया। फिर जहाँ दिक्कत नहीं हुई थी, शुरू में थोड़ा हुआ था। जो लोग अनुशासन से दूर भागते हैं, हाँ। नियंत्रण करने वालों से जो लोग बहुत ज़्यादा शिकायत रखते हैं कि आप हम पे नियंत्रण ना रखें, हमें स्वतंत्र छोड़ दें, या अनियंत्रित आज़ादी चाहने वाले लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर हॉस्टल में ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो लोग पहले से रह रहे हैं वो अगर नए मतलब आने वाले लोगों को नहीं बताएंगे तो हॉस्टल की जो कल्चर है वो बदल जाएगी। और फिर उसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो बगल वाले रूम को हम जान ही नहीं रहे हैं, वो कोई भी आ जा रहा है हॉस्टल में, मतलब इधर उधर भगदड़ मच रही है। और अगर जब जब सीनियर लोग डिसिप्लिन सिखाते हैं नए आने वाले लड़कों को तो इससे हॉस्टल में एक जुड़ाव बनता है। हाँ, तो एक तो ये हो गया। और चलिए ठीक है, ये हॉस्टल की लाइफ की बात हुई, डेलीगेसी और हॉस्टल्स में अंतर। आपने हॉस्टल को चुना, अच्छा अनुभव था आपका और आपने उसको साझा भी किया। नो डाउट आप बाय कास्ट यू आर इंडियन मुस्लिम। हाँ। और जहाँ कहीं पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ कहीं पर मुस्लिम शब्द जुड़ता है तो खासकर भारतीय परिदृश्य में बहुत बड़ी बड़ी थीसिस अपने आप तैयार हो जाती हैं। उनको लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, हर किसी के दिमाग में वो पहले से ही फिट रहती है, बस मुस्लिम वर्ड आए और उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो और कई बार ये भी देखा गया कि मुस्लिम होने के बाद आप जब कहीं किसी सोसाइटी में पहुँचे, कोई समारोह हुआ, तो आपको आमंत्रित इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आप मुस्लिम हैं। आपके प्रति गलत नज़रिया इसलिए रखा गया क्योंकि आप मुस्लिम हैं। तो आपकी लाइफ लगभग 21 वर्ष 22 वर्ष कंप्लीट हुए। तो जब आप कन्नौज से निकल कर के यहाँ आए तो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का अदर कम्युनिटी के साथ क्या व्यवहार था, क्या संबंध था वहाँ पर? और फिर जब आप यहाँ आए तो वहाँ के और एक बड़े महानगर के व्यवहार में क्या अंतर दिखा आपको? वहाँ के व्यवहार में और यहाँ के व्यवहार में, ये दोनों चीज़ें आप बताइए। वहाँ मुझे कोई ज़्यादा लगा नहीं, वहाँ सब लोग बहुत मिल के रहते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मुझे ये चीज़ लगी, क्या मुस्लिम अनुभव हुआ आपको? लोग सब मुस्लिमों को एक नज़र से देखते हैं। आपके साथ कोई ऐसी घटना जिसने आपको तकलीफ दी हो कि यार मैं मुस्लिम हूँ इसलिए लोग मुझे ऐसा समझ रहे हैं, या ऐसा कुछ कोई घटना हुई हो वो आप साझा करिए। घटना तो नहीं हुई है लेकिन मैं कुछ लोगों को बात करते हुए सुना हूँ कभी कभी। एक बार मैं जब ट्रेन में जा रहा था तो एक मतलब बूढ़े थे, एक्चुअली मुझे लोग जान नहीं पाते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ कौन हूँ। तो मतलब वही उसका जो था वो समझ रहा था मैं नॉन मुस्लिम हूँ। फिर क्या मुझे उसने बताया कि मतलब मुस्लिमों के बारे में क्या विचार थे उसके? विचार वही जो मतलब ज़्यादातर लोग रखते हैं कि ये बहुत कट्टर होते हैं, बहुत बर्बर होते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं और ये मतलब देश विरोधी भावनाएं होती हैं उनके अंदर।
तो जी। आपने उनको समझाने का प्रयास नहीं किया कभी? उसका तो स्टेशन आ गया था, वो उतर गया था रास्ते में, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी। अ, ऐसा सब नहीं होते हैं। अच्छा, आप जब अपने मित्रों के बीच में पहुँचते हैं, अब मुझे नहीं पता कि नॉन मुस्लिम्स आपके फ्रेंड्स हैं कि नहीं हैं, लेकिन हैं तो जब आप उनके बीच पहुँचते हैं या मित्रों के बीच में पहुँचते हैं, क्योंकि मित्र तो भेदभाव नहीं करेगा और दुराग्रह नहीं रखेगा, लेकिन मित्रों के बीच जब आप पहुँचते हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस होता है? एक्चुअली मेरे दोस्त सब अच्छे हैं, और जो मेरे दोस्त अच्छे हैं तो उनके भी दोस्त अच्छे ही होंगे, तो उनके बीच मुझे कभी मतलब फ़ील नहीं हुआ इस चीज़ का। चलिए ठीक है, मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो लोग आप जैसा 2 चीज़ें आपने बड़ी बताई। पहली चीज़ हॉस्टल को लेकर के हाँ। अनुशासन। जो आपने एक बात कही कि सभी मुस्लिमों को लोग एक सा समझते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो जो लोग मुस्लिमों को बिना जाने, बिना समझे, बिना किसी भी मानक पे परखे एक डिसीज़न दे देते हैं, एक सर्टिफ़िकेट दे देते हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब आप जान लें, परख लें हर किसी को। और मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा, इसकी शुरुआत मतलब जो लोग ऐसे नहीं हैं, जो भी मुस्लिम मतलब अच्छी सोच है उनकी, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, जो भी है, तो ये चीज़ उन्हीं से शुरू होगी। अगर वो शुरू करेंगे तो फिर लोग, बाहर के लोग ये जानेंगे, नहीं सब एक जैसे नहीं होते हैं। कहीं न कहीं ये हम ही लोगों में ये कमी है, मतलब मेरे जैसे लोगों में, कि हम इस चीज़ को शुरू नहीं करते हैं। मतलब कि लोगों की ये चीज़ दूर करने के लिए कि वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ। जो तबका ऐसा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो जानबूझ करके ऐसी हरकतें करते रहते हैं, जिससे जो मुस्लिम सम्मान पाने योग्य हैं, उनका भी अपमान होता रहता है। हाँ। तो जो ऐसे लोग हैं, जो जानबूझ करके ऐसी हरकतें करते रहते हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? उनकी तरफ से मेरा यही संदेश होगा कि आप, जैसे हमारे देश में बहुत से मुस्लिम लोग अच्छे हुए हैं, तो आप यही जानें कि अगर ये अच्छे थे तो ये हम क्यों नहीं हो सकते? हाँ, क्या ये भी क्यों नहीं हो सकता हो ये उनसे अलग हो। ये भी तो सोचना चाहिए। जैसे मान लो अब्दुल कलाम थे, बहुत से मुस्लिम पर्सनालिटी, जैसे अबुल कलाम जो क्या नाम पहले शिक्षा शिक्षा मंत्री मंत्री। थे, तो आप उनको देखिए, तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो थे तो हो सकता है ये भी कल का कलाम हो। तो आप ये सोचिए, आप सबको एक नज़र से मत देखिए। और अगर आप वो जब तक कुछ कहे ना, जब तक आपको ये लगे ना कि नहीं ये भी मतलब सबके जैसा है, तब तक आप उसके बारे में ये मत सोचिए। आप यही सोचिए कि नहीं ये उन सबसे अलग है, और इससे मतलब हम लोगों में प्रेम बढ़ेगा और हम लोग दूसरे से ज़्यादा जुड़ेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आमिर जी समय देने के लिए। तो आपने देखा कि हम बात कर रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र जिसने प्रवेश परीक्षा में पूरे विभाग में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। बाय कास्ट वो मुस्लिम रहे और मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि किस तरह से एक मुस्लिम जब समाज में उतरता है, ख़ासकर भारतीय समाज में, तो उसके प्रति लोग तमाम तरीके के पूर्वाग्रह बना के रखते हैं और वो पूर्वाग्रह क्यों होते हैं और उनका क्या निदान है, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने समझी। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा कि सबसे पहले राष्ट्र होता है, सबसे पहले देश होता है। जाति, धर्म, मज़हब, पंथ ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। हम सभी को अगर हम गलत कर रहे हैं तो आपका दायित्व है कि आप हमें टोकें, हमें सही मार्ग बताएँ। अगर आप गलत कर रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि हम आपको रोकें, आपको टोकें, आपको सही मार्ग बताएँ। एक दूसरे को सुनते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एक साथ चलकर ही हम किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। एक साथ चलकर ही हम, एक साथ मिलकर बैठकर, एक साथ एक साथ ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। अकेले-अकेले कोई भी व्यक्ति ना तो शांति स्थापित कर सकता है और ना ही कोई सृजन कर सकता है। तो साथ आने की, पूर्वाग्रह मिटाने की अपील के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ और आप हमारे साथ बने रहें। बहुत जल्द हम फिर किसी नए युवा की कहानी लेकर के आप सभी के बीच में आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।